हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथे द्वारा। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का सौंदर्य शास्त्र का पेपर। इसमें अब तक हमने पढ़ा प्लेटो, अरस्तु, हीगेल, कांट, क्रोचे, बाumgarten, फ्रायड, क्लाइव बेल, रोजर फ्राई। इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे आरजी कलिंगवुड का। आरजी कलिंगवुड ने अपने जो विचार व्यक्त किए वो इस प्रकार। आरजी कलिंगवुड, जिनका समय 1889 टू 1943 ईस्वी है। आरजी कलिंगवुड ने अपने सौंदर्य संबंधी विचार कलाकार, कवि, चित्राकृति एवं मूर्ति शिल्प को ध्यान में रखकर व्यक्त किए हैं। उन्होंने ये विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कला के सिद्धांत में व्यक्त किए। आरजी कलिंगवुड के अनुसार कला और अकला दोनों में ही उन्होंने अंतर बताया है। उन्होंने कहा, कुछ वस्तुएं एवं क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कला नहीं होते हुए भी कला के नाम से प्रचलित होती हैं। उन्होंने बताया कि शिल्प में एक योजनाबद्धता होती है जिसमें उद्देश्य तथा साधन का भी क्रम रहता है। शिल्पकृति मात्र मौखिक या काल्पनिक भी नहीं होती, वरन उसमें उद्देश्य, उपयोगिता तथा नैतिकता का भी समावेश रहता है। इसके विपरीत कला में कल्पना एवं भाव महत्वपूर्ण होता है। कलाकार के मन में विचार की एक अस्पष्ट रूपरेखा होती है जिसके आधार पर वह अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इसी कारण कला में शिल्प की जैसी योजनाबद्धता का अभाव होता है। कला में यह भी निश्चित नहीं होता कि कला की सामग्री का कितना अंश कहाँ और किस रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इस प्रकार कला के अंतर्गत भावों की अभिव्यक्ति होती है जो कि शिल्प से पूर्णतः भिन्न है। इस प्रकार कलिंगवुड ने 6 क्रियाएं ऐसी बताई जो कि कला के अंतर्गत नहीं आती: मनोरंजन, जादू, पहेली, निर्देश, विज्ञापन तथा मिथ्या प्रचार। इन्होंने इनको कला नहीं माना। उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी क्रिया जो है वो भावाभिव्यक्ति नहीं करती, जो कि कला का प्रमुख कार्य है। कला का यही अंश उपयोगिता से संबंधित है जिसे कि कलिंगवुड ने अकला कहा है। कला तथा शिल्प को पृथक करने हेतु ललित कला शब्द का भी प्रयोग किया गया, किंतु कलिंगवुड के मतानुसार इसमें कला के स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना नहीं होती। ललित कला उसे कहा गया है जो हमें सौंदर्यानुभव की ओर प्रेरित करे। अब तक सौंदर्य को प्रेम, नैतिकता, सत्य तथा संवेगों के उद्दीपन से संबंधित तथा आत्मगत माना गया, जिससे कलाकृतियों का महत्व कम हो जाता है। इसलिए कलिंगवुड ने कला के सिद्धांत को सौंदर्य सिद्धांत नहीं माना। उनके अनुसार कला पुनः प्रस्तुतिकरण भी नहीं है। जैसा कि प्लेटो ने कहा था, कला नकल है, और एरिस्टोटल कहते हैं कि कला पुनः प्रस्तुतिकरण है प्रकृति का, लेकिन यहाँ कलिंगवुड कहते हैं कि कला पुनः प्रस्तुतिकरण भी नहीं है। कलिंगवुड के अनुसार पुनः प्रस्तुति के 3 प्रकार हैं। पहला, पुनः प्रस्तुति हूबहू की जा सकती है। दूसरा, आकृति की मुख्य विशेषताओं का चयन करके भी पुनः प्रस्तुति की जा सकती है। तीसरे प्रकार में उन्होंने बताया कि वस्तु को छोड़कर उसकी क्रिया या भाव का लयात्मक अंकन किया जा सकता है। कलिंगवुड के अनुसार कलाकार में दृश्यमान वस्तु की नकल नहीं की जाती। कलाकार जो कुछ कहना चाहता है उसका वह कोई अंश नहीं छोड़ता। इसलिए कला पुनः प्रस्तुतिकरण नहीं है, वरन कला एक अभिव्यक्ति है। इसी आधार पर उन्होंने कला की शुद्ध कला की व्याख्या भी की है, जिसके बारे में कलिंगवुड कहते हैं कि शुद्ध कला की पहली विशेषता जो है वो है अभिव्यक्ति। उनके अनुसार कला का लक्ष्य भावों या संवेगों को जागृत करना नहीं, वरन उसकी अभिव्यक्ति करना है।
मन के भावों को अभिव्यक्त करके हम एक प्रकार की विश्रांति अनुभव करते हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति में भाव विद्यमान रहता है। वो कहते हैं कि शुद्ध कला में अभिव्यंजना होती है, जिसमें भावों को विशिष्ट स्वरूप मिलता है। कलिंगवुड के अनुसार हमारी कलात्मक सृष्टि किसी चेतन इच्छा शक्ति का कार्य नहीं है, वरन अचेतन की प्रेरणा है। यह एक प्रकार की मानसिक सृष्टि होती है जो कल्पना में जन्म लेती है तथा कल्पना में ही अनुभूत हो जाती है। यह कल्पना स्वप्न की कला से अलग होती है। स्वप्न को सत्य मानकर हम अपनी ऐतरफ इच्छाओं को पूर्ण तो कर लेते हैं, किंतु कला इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है। इस प्रकार शुद्ध कला में कृति को देखकर दर्शक के मन में एक कल्पित कलाकृति की रचना होती है। कलाकृति का बाह्य रूप इंद्रियों को आनंद देता है, जबकि कलात्मक अनुभव संपूर्ण काल्पनिक अनुभव है। किसी भी चित्र का परिशीलन करते समय वह रंगीन धरातल का द्विआयामी संयोजन होता है। जैसा कि हम बोलते हैं, चित्रकला जो है उसको हम द्विआयामी मानते हैं और मूर्तिकला को हम त्रिआयामी। इस प्रकार दर्शक उसमें विस्तार, गहराई, गणनशीलता की कल्पना करके आनंद लेता है। इस कलात्मक अभिव्यक्ति का कोई पूर्व निश्चित रूप नहीं होता। कला का अनुभव शुद्ध कलात्मक अनुभव होता है। कलाकृति की श्रेष्ठता तकनीक पर आधारित नहीं होकर हमारे श्रेष्ठ विचार और भाव पर आधारित होती है। इस प्रकार अच्छी कला वही है जिससे हमारा मन एकीकृत हो जाता है, यानी कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जहाँ हमारा तादात्म्य कलाकृति के साथ या किसी भी कला के साथ जुड़ जाता है तो हम उसमें सौंदर्य की अनुभूति करते हैं। इसी प्रकार कलिंगवुड यहाँ कहते हैं कि अच्छी कला वही है जिससे हमारा मन एकीकृत हो जाता है। कलिंगवुड के अनुसार कला जीवन की आधारशिला है, संपूर्ण जीवन के अनुभवों की समग्र अनुभूति है तथा व्यक्ति और समाज की चेतना की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। कला का आस्वादन करने वाला समाज होता है। कलाकार इस समाज के प्रतिनिधि के रूप में कला सृष्टि करता है। समाज कलाकार के कलात्मक अनुभव में सहभागी होता है। कलाकार का व्यक्तित्व भी समाज में ही विकसित होता है। अतः इसलिए वह कलात्मक अभिव्यक्ति के सभी साधन जैसे संस्कार, ज्ञान, भाव, सामग्री, माध्यम, परंपरा, अनुभव आदि को समाज से ही ग्रहण करता है। कलाकार परस्पर भी एक दूसरे की विशेषताओं से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार कलिंगवुड के अनुसार कला व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। इस प्रकार हमने ये कलिंगवुड के जो विचार पढ़े तो उन्होंने कलाकृति को, कला को और इन कलाकार को अपना आधार माना और इसमें अभिव्यक्ति को उन्होंने विशेष स्थान दिया। साथ ही जो कलाएं नहीं हैं उनकी भी उन्होंने व्याख्या की और कलाओं को उपयोगी कलाओं से उन्होंने अलग माना। इस प्रकार उन्होंने कला और अकला के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही साथ कलाकार को समाज का अभिन्न अंग भी माना और उन्होंने कला को समाज के साथ जोड़कर भी देखा। ये थे कलिंगवुड के विचार। आशा है आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू।